समकालीन विश्व राजनीति, सत्ता के समकालीन केंद्र। इस अध्याय के अंतर्गत आज हम चीन के साथ भारत के संबंध, इस विषय पर चर्चा करेंगे। चीन के साथ भारत के संबंध, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, चीन भारत का पड़ोसी राष्ट्र है और चीन की संपूर्ण सीमा भारत से थलीय मार्गों से लगी हुई है। स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ है चीन भारत से, बीच में कोई सामुद्रिक या कोई खाड़ी ऐसा कुछ है नहीं, भारत और चीन के बीच एकदम सटा हुआ है। हाँ, एक पर्वतीय श्रृंखला जरूर है जिसको हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, ये जरूर भारत और चीन के बीच में आ जाता है। इसके साथ साथ इसके जुड़ी कुछ उप श्रृंखलाएं भी आ जाती हैं। तो भौगोलिक रूप से भारत और चीन एक दूसरे से सटे हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए देश हैं। जहां नज़दीकी है, भौगोलिक नज़दीकी है, तो इसका मतलब है कि हमारे संबंध भी अच्छे रहे होंगे। जो श्रेष्ठ होते हैं, जो महान होते हैं, उनके संबंध अच्छे होते हैं। इस बात को तो आप मानते हैं। और भारत की महानता की चर्चा दुनिया के कोने कोने में की जाती है, की जाती थी, की जाती है, की जाती रहेगी। तो पश्चिमी साम्राज्य के उदय से पहले, या पश्चिमी साम्राज्य का उदय का मतलब है यूरोपीय साम्राज्य। जब यूरोपीय यहां आए, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज जो ब्रिटेन से यहाँ आए थे, 4 जातियाँ जब यहाँ आईं, तो इनमें से कुछ जातियाँ एशिया में साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब हो गई, सफल हो गई। तो यूरोपीय साम्राज्य के उदय से पहले, जब यूरोप का यहाँ साम्राज्य नहीं था, उससे पहले की बात है, भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। एशिया महाद्वीप की भारत और चीन ही महाशक्ति थे, क्योंकि चीन की जनसंख्या, क्षेत्रफल भी पर्याप्त है, भारत की जनसंख्या और क्षेत्रफल भी पर्याप्त था। 2 ही बड़े देश हैं एशिया महाद्वीप में। चीन अपने आसपास के इलाकों पर भी काफ़ी प्रभाव था, यानी चीन का आसपास के इलाकों पर काफ़ी प्रभाव था। आसपास में भारत भी आ जाता, लेकिन ये प्रभाव नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक प्रभाव था। और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे। कुछ छोटे देश जो थे चीन के आसपास, वो इसके प्रभुत्व को मान लेते थे, चीन को ही शक्तिशाली मान लेते थे और उसको कुछ नजराना, कुछ उपहार देकर चैन से रहते थे। चीन को कुछ उपहार दे दिया और शांति से रहते थे, क्योंकि अब उन्हें भय नहीं रहता था। चीन चूंकि बड़ा देश था और छोटे देश उसको से भयभीत रहा करते थे। चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता मानते रहे थे। किन किन देशों ने चीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी? मंगोलिया ने, कोरिया ने, हिंद चीन वह हिस्सा जो हिंद और चीन के बीच में आता है, वो हिंद चीन कहलाता है, और वो उसने भी चीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एक तिब्बत, भारत और चीन के बीच में एक क्षेत्र है तिब्बत जिसको कहते हैं, उसको भी उसने भी चीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य से बाहर भी रहा था। अब ऐसा नहीं है कि केवल चीन ने ऐसा किया हो, चीन की अधीनता देशों ने स्वीकार कर ली हो, भारत का भी बहुत दूर दूर तक प्रभाव था। और भारत के कई ऐसे राजा थे जिनका प्रभाव अपने आसपास था, जैसे चीन का था वैसे भारत का भी प्रभाव था। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य से बाहर भी रहा था। भारत हो या चीन, इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक ही नहीं था, यानी भारत या चीन दोनों का प्रभाव केवल राजनीतिक प्रभाव नहीं था कि केवल राजनीति तक हो, यह आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। आर्थिक प्रभाव भी था,
धार्मिक भी था और सांस्कृतिक भी था। हमारी संस्कृति अच्छी थी, श्रेष्ठ थी, चीन की भी रही होगी, तो इनका प्रभाव अन्य देशों पर पड़ जाता था। आर्थिक रूप से भी हम मजबूत थे, क्योंकि भारत तो पहले से ही सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, तो हम आर्थिक रूप से तो मजबूत थे। चीन भी रहा होगा आर्थिक रूप से मजबूत, तो आर्थिक रूप से भी प्रभाव इन देशों का था। और सांस्कृतिक, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ थी, हमारा धर्म भी श्रेष्ठ था। धर्म तो आप लोग जानते हो, धर्म क्या होता है? धर्म होता है कर्तव्यों का पालन करना। हमारे लिए जो कर्तव्य निश्चित है उनका पालन करना, एक कर्तव्य पथ ही धर्म होता है। तो हमारे देश में धर्म, बड़े बड़े धर्मात्मा हुए हैं, अपने धर्म पर चलने वाले हुए, जैसे अपने धर्म का अनुसरण करते हुए भगवान राम को मान लेते हैं। इन्होंने धर्म का पालन किया था। कौन से धर्म का पालन किया था? पिता आज्ञा का पालन किया था। पिता की आज्ञा पर आज्ञा दे भी नहीं पाए थे पिता, और वो मंतव्य समझ गए थे कि पिताजी को देना है आज्ञा, और 14 वर्ष के लिए वन चले गए थे। अपने भाइयों के प्रति उन्होंने धर्म का पालन किया था। भाइयों के प्रति धर्म का पालन किया था। सभी भाइयों के साथ कितना अच्छा व्यवहार था उनका, ये उनके धर्म का ही प्रतीक था। धर्म का मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करना। पत्नी के प्रति कर्तव्य, अपनी पत्नी के लिए समुद्र पार कर जाते हैं और लंका में जाकर के रावण का संहार करके आ जाते हैं। ये पत्नी के प्रति धर्म था। प्रजा के प्रति धर्म, अपनी प्रजा के लिए अपनी पत्नी को त्याग देते हैं, ये प्रजा के प्रति धर्म था। तो धर्म पालन के उदाहरण हमारे देश में भरे पड़े हैं। महाभारत काल हो, रामायण काल हो, राजा हरिश्चंद्र हों, जिन्होंने धर्म के लिए क्या क्या कर दिया था आपको विदित है। तो हमारे यहाँ धर्म की श्रेष्ठता रही है। तो भारत और चीन दोनों ही, राजनीतिक ही प्रभाव नहीं था इनका, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी प्रभाव था इनका, जो दूसरे देशों पर पड़ा। पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए थे। लेकिन चीन और भारत का कभी टकराव नहीं हुआ था इन प्रभावों के कारण। राजनीतिक प्रभाव, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभावों के कारण चीन और भारत कभी टकराए नहीं थे। अन्य देशों पर जरूर पड़ रहा था प्रभाव, लेकिन आपस में ये लोग नहीं टकराए थे। इसी कारण दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे। दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध और सांस्कृतिक संबंध सीमित थे, ज़्यादा नहीं थे, असीमित नहीं थे, सीमित संबंध थे। परिणाम यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके। परिणाम क्या हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जान सके। क्योंकि संबंध कम होंगे तो एक दूसरे को क्या जान पाएंगे? जब आपस में ही संबंध कम है तो एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे। जानेंगे कब? जब संबंध होंगे। और जब 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे से टकराए तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आईं। जब 20वीं सदी में दोनों देश टकराए, भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था 1962 में, जब भारत और चीन का युद्ध होता है तो जब दोनों देश टकराए तो इन दोनों को वैदेशिक संबंध बनाने में बड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि एक दूसरे को जानते नहीं थे। दोस्ती हो या दुश्मनी, दोनों में संबंध, दोनों की बड़ी भूमिका होती है। और संबंध कब होते हैं? दुश्मनी के भी संबंध होते, दोस्ती के भी होते हैं। संबंध तो दोनों ही प्रकार के होते हैं, लेकिन संबंध कब बनते हैं? दोस्ती और दुश्मनी तभी निभाई जा सकती है जब हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो। आप अपने शत्रु को भली भांति समझते हो तो आपकी शत्रुता भी अच्छी चलेगी, और जानते नहीं हो तो शत्रुता भी ज़्यादा नहीं टिक पाएगी। और अगर आप अपने मित्र को अच्छी तरह से जानते हो तो मित्रता भी अच्छी तरह से चल पाएगी। अन्यथा नहीं जानते हो, बगैर जाने दोस्ती कर लोगे तो मित्रता ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। आजकल यही हो रहा है। जान पहचान नहीं, 10-5 लाइक क्या मिल गए, दोस्ती कर ली और ज़्यादा दिन चलती नहीं है। चीनी फटाके की तरह है, थोड़ा सा आया, आग लगाई, फट गया। कभी कभी तो हाँ, बगैर घले ही पटाखे रह जाते।
तो कहने का मतलब है हमें दोनों चीज़ों को जानना होगा। भारत और चीन के सांस्कृतिक संबंध पहले नहीं थे, राजनीतिक भी नहीं थे, इसलिए जब 20वीं सदी में इन दोनों में टकराव हुआ तो दोनों को अपने वैदेशिक नीतियां बनाने में काफ़ी कठिनाई हुई। अंग्रेजी राज्य से भारत के आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जागी थी। जब अंग्रेजी राज से भारत को आज़ाद होने यानी भारत को आज़ाद कराने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जागी थी कि ये दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और ख़ास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत ने अंग्रेजी शासन को बाहर निकाल दिया था यहाँ से, चीनी लोगों ने भी विदेशियों को बाहर निकालने का प्रयास किया था, तो दोनों लोगों के एक जैसे सिद्धांत लगे थे, चीन के भी और भारत के एक जैसी नीति लगी थी। तो लोगों को आशा हुई थी कि एशिया महाद्वीप में ये दोनों देश आपस में अच्छे संबंध बनाएंगे और दोनों देश इस एशिया महाद्वीप का विकास करेंगे, विकास करने में या विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और एशिया का भविष्य को तय करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हो गया। एक नारा गूंजता था, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और ये उस समय की बात है जब पंचशील का समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। 1954 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, पंचशील का समझौता। ये पंचशील शब्द बौद्ध धर्म से लिया गया था, क्योंकि चीन में भी उस समय बौद्ध धर्म था, तिब्बत में भी बौद्ध धर्म था, भारत में भी था। तो शील का मतलब होता है शांति, शील का मतलब क्या होता है? शांति। तो शांति के कितने सिद्धांत थे? ये 5 सिद्धांत, इसीलिए इसका नाम पड़ा पंचशील। और ये सिद्धांत थे, एक दूसरे देश का आदर करेंगे, एक दूसरे की आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी विवाद को बातचीत के जरिए से, मतलब इस प्रकार से 5 सिद्धांत उन्होंने, एक दूसरे की प्रभुता अखंडता का सम्मान करेंगे, तो इस प्रकार से 5 सिद्धांत रखे गए थे। तो उस समय एक नारा गूंजा था, 1954 की बात है, हिंद चीनी भाई भाई, ऐसा नारा गूंजा था। सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद सीमा विवाद उठ खड़ा हुआ दोनों देशों के बीच, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद उठ खड़ा हुआ और दोनों देशों में टकराव हो गया। सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया, यानी जो नारा गूंज रहा था हिंदी चीनी भाई भाई, और एक उम्मीद ये भी जागी थी कि एशिया का भाग्य बनाएंगे, एशिया का भविष्य तय करेंगे, ये सब उम्मीदें पर पानी फिर गया जब चीन और भारत का सीमा विवाद पर टकराव हुआ। और वो पता है आपको 1962 में हुआ था। आज़ादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने, 1950 के बाद चीन ने किसको हड़प लिया था? तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम गड़बड़ हो गए। भारतीय जमीन पर चीनी बस्तियां बनाई जा रही थी, तो दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ गए। एक तो तिब्बत हड़प लिया और दूसरा भारतीय जमीन पर वो बस्तियां बना रहा था। अभी भी ऐसी हरकतें करता रहता है, डोकलाम में भी की थी। भारत और चीन दोनों देशों के बीच अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में लड़ पड़े। यानी अरुणाचल प्रदेश भारत और चीन के बीच में, हमारे देश का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, लेकिन चीन उसके कुछ हिस्सों पर, कुछ क्षेत्रों पर अरुणाचल प्रदेश के कहता है कि ये हमारे हैं। एक तो ये, और लद्दाख में अक्साई चिन क्षेत्र, अक्साई चिन क्षेत्र है वहाँ पर, उस पर भी प्रतिस्पर्धा हुई दोनों देशों में, और इस बात को लेकर दोनों देश लड़ पड़े। अगर हम माने कि 1962 में जो चीन और भारत के बीच युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, या चीन द्वारा अटैक किया, युद्ध तो बाद में हुआ था, अटैक किया था चीन ने सीधा सीधा,
तो इसका तात्कालिक कारण क्या था? तो हम कह सकते हैं इसका सीधा सीधा कारण था अरुणाचल प्रदेश को पर वो अपना अधिकार जमा बता रहा था, और लद्दाख क्षेत्र का जो अक्साई चिन क्षेत्र था उस पर भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा थी, और इसी बात को लेकर दोनों देश लड़ पड़े। 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी। ये भारत की पहली पराजय थी, स्वतंत्र भारत की पहली पराजय, क्योंकि हम 1947 में आज़ाद हुए थे और पहली पराजय हमें चीन के साथ झेलनी पड़ी, उसका स्वाद चखना पड़ा। 1962 में सैन्य पराजय हुई। भारत चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर हुआ। एक पराजित व्यक्ति या पराजित राष्ट्र संबंधों को आगे कैसे बनाएगा, कैसे चलेगा, इसका लंबे समय तक इसका प्रभाव रहा। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त ही रहे। जो भी राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध होते हैं 1976 तक समाप्त रहे। इसके बाद धीरे धीरे दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार शुरू हुआ। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला। वहाँ का यानी चाउ एन लाई की सरकार चली गई। चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए, इसलिए चीन भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने को तैयार हो गया। यानी जब चीन में राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तित हो गया, वहाँ सरकार बदली, तो उसके विचार बदले तो भारत के साथ वो विवादास्पद मुद्दों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। 1981 में सीमा विवाद को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला भी शुरू की गई। अब दोनों देशों के बीच जो सीमा विवाद था उनको समाप्त करने के लिए 1981 में वार्ताओं का दौर शुरू हो गया भारत और चीन के बीच। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया। जब शीत युद्ध का समापन हो गया तो भारत और चीन के बीच जो संबंध थे उनमें महत्वपूर्ण बदलाव आया। अब इनके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं आर्थिक पहलू भी है। दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं। चीन भी और भारत भी कहते हैं हम कि दुनिया की राजनीति की उभरती शक्ति हैं, और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा मिला। यानी दिसंबर 1988 में जब हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने वहाँ की यात्रा की और दोनों देशों के संबंध को सुधारने के लिए प्रयास किया गया। दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के उपायों की शुरुआत की। यथास्थिति का मतलब है जहाँ जो वर्तमान में उसी स्थिति को कायम रखा जाए, इसको सुधारने में उन्होंने शुरुआत की। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी किए। यानी जो भी सीमा है वहाँ 4 पोस्ट होंगे जहाँ से व्यापार का आयात निर्यात हम कर सकेंगे, इसके लिए भी उन्होंने समझौते किए। 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। यानी एक साल में 30% बढ़ जाता है। इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई है। चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो 2017 में बढ़कर 84 अरब डॉलर हो चुका है। हाल में दोनों देश ऐसे मामलों पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए हैं जिनसे दोनों देशों के बीच विभेद पैदा हो सकते हैं। विभेद मतलब ऐसे भी कुछ परिस्थितियां आई हैं हाल में कि दोनों देशों के बीच विभेद पैदा हो सकते हैं, फिर हमारे बीच में टकराव की स्थिति बन सकती है। जैसे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, आर्थिक संगठनों के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं। बीजिंग चीन की राजधानी है और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अब वहाँ के नेता दोनों देशों का दौरा करते हैं। इससे दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा करीब से समझने लगे हैं। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित तथा एक जैसे वैश्विक सरोकारों के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज़्यादा सकारात्मक तथा मजबूत बनाने में मदद मिली है। हालांकि हाल के समय में दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट आई है। इसके कारण सीमा विवाद, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद विरोधी भारतीय प्रस्ताव के विरुद्ध चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देना। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद विरोधी प्रस्ताव रखा कि यह आतंकवादी राष्ट्र है पाकिस्तान,
कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो चीन ने इसका विरोध किया था, पाकिस्तान का समर्थन किया था। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण चीन और भारत में अभी संबंध ठीक नहीं है। जापान, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा और माज़दा जैसे प्रसिद्ध जापानी ब्रांडों के नाम आपने जरूर सुने होंगे। ये आपने नाम सुने? ये कौन सी कहाँ की कंपनी है? जापान की, जापानी ब्रांड है। उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पादन बनाने के लिए इनके नाम मशहूर है, यानी उच्च तकनीक से ये वस्तुएं बनाते हैं और इनके नाम इसीलिए मशहूर हैं। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और वह ज़्यादातर कच्चे माल का आयात करता है। वहाँ प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन वो विदेशों से कच्चे माल का आयात करता है और वस्तुएं बनाता है अपनी प्रौद्योगिकी के कारण। इसके बावजूद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने बड़ी तेज़ी से प्रगति की। जापान 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एवं डेवलपमेंट OECD का सदस्य बन गया। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह 7 के देशों में शामिल है। यानी जो ग्रुप 7 G7 के जो देश हैं उनमें जापान शामिल है। आबादी के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 11वां है। आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो दुनिया में जापान का स्थान 11वां है। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश जापान है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। तो ये दोनों ही शहर हिरोशिमा और नागासाकी नष्ट हो चुके थे। यानी परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला सबसे पहला राष्ट्र जापान ही है। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान करता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट है उसमें 10% का योगदान जापान से होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीके का जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग करते हैं। यानी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, जापान और अमेरिका के बीच, और ये समझौता 1951 में हुआ। चूँकि पहले अमेरिका ही द्वारा वहाँ बम गिराया गया था, बाद में समझौता हुआ और इस समझौता के अनुच्छेद 9 में लिखा है कि राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीके को जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग करते हैं। जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% है। फिर भी सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 7वां है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर अनुमान लगाइए कि वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान कितना प्रभावकारी होगा। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान हस्ताक्षर किए गए प्रमुख समझौतों के बारे में भी पता करें। इसके बारे में दक्षिण कोरिया, हम दक्षिण कोरिया के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। यहाँ पर कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उत्तरी कोरिया को डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 38वें समानांतर के साथ साथ विभाजित किया गया था। 1950 से 53 तक के दौरान कोरियाई युद्ध और शीत युद्ध काल की गतिशीलता ने दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंदिता को तेज कर दिया। अंततः 17 सितंबर 1951 को दोनों कोरियाई संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने। इसी बीच दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा। 1960 के दशक में से 1980 के दशक के बीच इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, जिसे हान नदी का चमत्कार कहा जाता है। इसको नोट कर लेना, हान नदी का चमत्कार, यानी कोरिया के विकास में सबसे बड़ा योगदान क्या है? हान नदी का चमत्कार, जो कि कोरिया में बहती है। अपने सर्वांगीण विकास को
संकेतित करते हुए दक्षिण कोरिया 1996 में OECD का सदस्य बन गया। OECD का मतलब जानते हो? अभी हमने आपको बताया था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एवं एंड डेवलपमेंट। तो कोरिया भी OECD का सदस्य बन गया 2016 में। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार दक्षिण कोरिया का HDI रैंक, इसको जानते हैं आप? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक, इसको हिंदी में बोलेंगे मानव विकास सूचकांक। तो HDI रैंक 18 है, यानी दक्षिण कोरिया की HDI रैंक 2016 में 18 थी। इसके उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में सफल भूमि सुधार, कौन कौन से कार्य थे इसके? सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि शामिल है। अन्य कारकों में निर्यात उन्मुखीकरण, मजबूत पुनर्वितरण नीतियां, सार्वजनिक अवसंरचना विकास, प्रभावी संस्थाएं और शासन है। सैमसंग आपने नाम सुना होगा। LG और हुंडई जैसी दक्षिण कोरियाई ब्रांड भारत में प्रसिद्ध हो गए हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौते उनके बढ़ते वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। हाल के दिनों में हस्ताक्षर किए गए प्रमुख समझौते के बारे में पता करें, यानी दक्षिण कोरिया और भारत के बीच कौन कौन से समझौते हुए इसका पता करें। और आज हमारा ये इसका राजनीति, समकालीन विश्व में राजनीति, इसका समापन हुआ है। कल से हम राजनीति का अगला पार्ट प्रारंभ करेंगे। आशा करते कि सभी विद्यार्थी बड़ी उत्सुकता से इसको देखेंगे। किसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, इसका जवाब हमारे द्वारा सीधा दिया जाएगा।